कल हमारे प्रेस क्लब बशीरबाग में एक प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसमें कई सारे एडवोकेट्स ने शिरकत की और जस्टिस फॉर एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन के बैनर के अंडर उन्होंने अपने अपने ख्यालात रखे कई सारे एडवोकेट्स, और ये मांग की कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को 90 डेज़ जो स्टैट्यूटरी क़ानूनी टाइम लिमिट है उसमें कंप्लीट किया जाए और 90 डेज़ के ड्यूरेशन के अंदर चार्जशीट फाइल की जाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप लोग भी वाकिफ़ है, चार्जशीट जो है क्राइम के साथ जब डेट ऑफेंस और डेट ऑफ अरेस्ट होता है उसके 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल कर देनी होती है। अगर ना फाइल ना की जाए तो अक्यूज्ड को जो भी अरेस्ट किए गए बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है उनको। तो मैं बहुत मशहूर हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब सज्जनर साहब का, उनसे भी मैंने मुलाकात की और मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया उनको कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। अब जो प्रेजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उनको मतलब एक स्पेशल डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि 2 अक्यूज अभी तक नहीं मिले हैं, मुनीर और चाउश, जिसका नाम आप सब वाकिफ़ है, जो मुजाहिद आलम खान मर्डर अक्यूज नंबर 1 मुजाहिद आलम खान के क्लासमेट्स थे और बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने पैसे ले जाकर अनवारुल कॉलेज से बरकतपुरा घर से ले जाके सुपारी वालों को जिन्होंने ड्राइविंग की और जो मर्डर किया था उनको दिए थे। ये मुनीर और चाउश अभी तक नहीं मिले। 23 मई को इंसिडेंट हुआ, जून ख़त्म हो गया, जुलाई का बीच में जुलाई आ गया अभी, और फिर अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। टास्क फोर्स की टीम और अलग पुलिस वाले उनको ढूंढ रहे हैं, मगर पता नहीं इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस रहने के बावजूद भी उनको अब तक ट्रेस नहीं किया गया, अप्रीहेंड नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। मुझे पता चला है कि वो लोग महाराष्ट्र के शोलापुर में कोई एक बड़े पॉलिटिशियन के फार्म हाउस में एब्सकॉन्ड होकर छुपे हैं। बेंगलुरु और ऊटी में इनके फार्म हाउस में थे और यहाँ से पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। जब पहुँची तब तक वहाँ से फरार होकर वो महाराष्ट्र में शोलापुर में कोई एक बड़े पॉलिटिशियन के फार्म हाउस में जाकर उन्होंने पनाह हासिल की है और पुलिस वाले अभी भी उस पर लगे हैं। मैंने कमिश्नर साहब से यही अदबन गुजारिश की है और हमारे एडवोकेट्स एसोसिएशंस की तरफ से भी जो कल प्रोटेस्ट मीटिंग बशीरबाग प्रेस क्लब में की गई थी उसमें भी यही किया गया था, रिक्वेस्ट कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाए इसमें, और साथ ही साथ जब ट्रायल शुरू हो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जाए, क्योंकि ट्रायल जल्द से जल्द हो, फास्ट ट्रैक ट्रायल हो और सही तरीके से मुकम्मल तरीके से ट्रायल हो, क्योंकि क्लिंचिंग एविडेंस इनके खिलाफ है। और एक बात यह है, ये वफ़ का पैसा जो लिया गया था, जो इनका कलेक्शन हो रहा है अनवारुल कॉलेज, मदरसे आयज़ा कॉलेज यानी तो मुमताज़ कॉलेज, यही पैसों की वजह से, यही पैसे जो कलेक्ट हो रहे हैं फ़ीस में वफ़ के, यही पैसों की वजह से यही पैसों के ज़रिए से सुपारी दी गई थी और मेरे वालिद को कत्ल किया गया था। तो वक्फ बोर्ड अब तक वक्फ बोर्ड में केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं अनवारुल कॉलेज के, मुमताज़ कॉलेज के, मदरसे आयज़ा के। 2014 में वाले साहब ने डाला था अनवारुल को डायरेक्ट मैनेजमेंट पे लेने के लिए, 2017 में भी डाला था, 2017 में स्टे मिला था और फिर उसके बाद विकेट डाल दिए, चल रहा है वो। वक्फ बोर्ड अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मिला था वक्फ बोर्ड में भी जाकर, अब तो वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ अब क्या ही बोला जाए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के बारे में। अब ये दौर की बात नहीं, सालों से वक्फ बोर्ड के अहलिया पूरे हिंदुस्तान को या पूरे तेलंगाना को, पूरे आवाम को मालूम है वक्फ तंजीमें कैसा काम करती है, वक्फ बोर्ड कैसा काम करता है। अब हमारा तेलंगाना वक्फ बोर्ड में क्या कुछ नहीं बोले तो बेहतर है, अब सबको मालूम है वक्फ बोर्ड कैसा काम करता है। अनवारुल उलूम वक्फ रहने के बावजूद भी कई लोगों को नहीं मालूम था कि अनवारुल उलूम वक्फ की मिल्कियत है, वक्फ की जायदाद है, किसी को नहीं मालूम था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बल्कि चल रहा था। उसके केसेस है, बाज़ाब्ता गैजेट है, डीड है उसके बारे में, अनमालूम किसने वक्फ किया था, किसने चलाया था, किसके लिए कायम किया गया था, गरीब गुरबा लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, इमदाद के लिए, इनके एजुकेशन के लिए किया गया था, वो नहीं हुआ। और तीसरी बात और बहुत अहम बात है, मैंने एप्लीकेशन भी दिए हैं, मेरे सिक्योरिटी का एप्लीकेशन और लाइसेंस का दूसरा भी है। आज ये आपने देखा होगा एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलीज़ इंसिडेंट हुआ था शाहबाद में, जहाँ पर एक पॉक्सो के अक्यूज को जो बेल मिल गई थी, बेल मिलने के बाद उसने आकर उनको पूरे कंप्लेनेंट के और कई फैमिलीज़ को उन्हें कत्ल कर दिया। तो ये तो लोग जो, अब मैं जहाँ कंप्लेनेंट हूँ, मैं सोल विटनेस हूँ, लीड विटनेस हूँ, मैं लीड विटनेस हूँ, साथ ही साथ मेरे दूसरे विटनेसेस भी हैं, मगर डिफेक्टो कंप्लेनेंट मैं रहने की वजह से डर मुझे नहीं है किस चीज़ का। मगर कल के दिन अगर इनको बेल मिली, चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से तकमील पर नहीं पहुंचा, सही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो मैंने मांग की थी कमिश्नर साहब से और उन्होंने कहा कि हम गौर फिक्र करेंगे, SIT कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, अगर ये नहीं हुआ और कल के दिन बेल पर आए तो ये क्या है, पैसे से अंधे लोग हैं। ये जो है अनवारुल का वक्फ का पैसा खा के, ये जो आलम खान फैमिली बरकतपुरे की है, पैसे के अंधे हैं ये लोग। अब मैं आपको और एक बात बताऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे सुनकर। इनको पैसे का गुरूर, तकब्बुर है, खुशामद परस्त लोग हैं ये लोग, पूरे हैदराबाद को मालूम खुशामद परस्त लोग हैं ये। आलम खान, महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान अनवारुल पर काबिज़ है कई सालों से, मुमताज़ कॉलेज पर काबिज़ है कई सालों से, और फिर मदरसे आयज़ा जिसकी प्रॉपर्टी को हड़प करके इन्होंने नवाब शाह आलम खान कॉलेज बना लिया उनके बाप के नाम पर, जो कि भी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो ये तमाम तर जो
पैसे की फैक्ट्री है, वफ़ का है, वफ़ का पैसा जो वफ़ को कन्वर्ट करके सोसाइटी बनाकर, कॉलेजेस को कन्वर्ट करके मुशायरे कंडक्ट कर लेकर, लीडरों को बुलाकर पूरे आवाम में एक इमेज किया गया कि इनकी ज़ाती मिल्कियत है। ये ज़ाती मिल्कियत है ही नहीं। वालिद साहब इसी केसेस लड़ रहे थे, यही केसेस लड़ रहे थे, और यही केसेस की वजह से उनको मालूम था आज नहीं तो कल वक्फ बोर्ड एक्शन ना ले तो कोर्ट के थ्रू एक्शन हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को मैनेज कर लेंगे, वक्फ में खिलाएंगे पैसे, जो करना है करके वक्फ बोर्ड में उन लोग उनके जादू कर लेंगे। बहुत बेहतरीन जीनियस आदमी है महबूब आलम खान जो है अक्यूज नंबर 2, जीनियस है, मानना चाहिए। मुखालिफ की दुश्मन की खूबियों की दाद देते हुए लड़ना चाहिए उसको, ये मुझे सिखाया गया था। तो बहुत ही जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पैसे का बहुत पैसे का गुरूर है, बहुत पैसा है, और कैसा पैसे को इस्तेमाल करना आता है उसको आता है। पैसा कैसे कमाना, वफ़ को कैसे प्राइवेट कर देना, प्राइवेट करके कैसे जेब भरना, और जेब भर के किसको पैसा देकर कौन सा काम निकाल लेना, कर कर इसी इतने सालों से ये वक्फ, अनवारुल वक्फ, मदरसे आयज़ा वक्फ और मुमताज़ कॉलेज वक्फ को कब्जा करके धंधा बनाकर चला रहे हैं। यही पैसे से सुपारी दी गई थी, और जब ये कल नहीं तो परसों जब चले जाने वाले थे तो उस सिलसिले में फ्रस्ट्रेट होकर कहीं पर भी उनको कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था, मालूम था आज नहीं तो कल ये जाने वाला ही है, तो इन्होंने ये एक्सट्रीम इकदाम उठा दिया। सो दीज पीपल आर ब्लाइंडेड माई मनी, पैसे का गुरूर है, कल के दिन कुछ भी इकदाम कर लेंगे ये लोग, कोई भी इकदाम कर लेंगे। शाहबाद का किस्सा आपको मालूम है, तो इनको कुछ पढ़ना नहीं है, आदमी आधे कीचड़ में ऑलरेडी है, तो एक ही कांटा बचा हुआ है, बच्चा बहुत बोल रहा है इन्हें ही है, इसको ही कर देना, कर सकते हो लोग। मैंने बोल भी दिया है, थ्रेट मुझे है, मुझे डर नहीं है, थ्रेट है। मगर कल के दिन मैंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वालिद का इंतकाल हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को उस्मानिया ले जा रहा था, बार काउंसिल के एडवोकेट्स और दूसरे भी थे, मैंने बोल दिया था, मैंने शक नहीं किया किसी पे, मैंने कन्फर्मेशन के साथ कहा कौन जिम्मेदार है। मैंने ये प्रेस में ये नहीं कहा, मैंने दुनिया को ये नहीं बताया कि मुझे शक व शुबा है महबूब आलम पे, मुजाहिद आलम पे, मैंने शक की बुनियाद पे नहीं कहा, मैंने कन्फर्मेशन से कहा कि मुजाहिद आलम और महबूब आलम जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि पहला हमला नहीं था, कई हमले किए गए थे, मुझे भी आकर मुजाहिद ने ऑफिस में थ्रेट किया था कि उस नंबर 1। और अब दोनों जेल में रहने के बावजूद अब इनके जो मुनीर और चाउश के दूसरे लोग हैं और उनके घर वाले जाकर देख रहे हैं, उनकी बीवी बैठ रही है निमरा बोलकर, जाकर फिर पैसे कलेक्ट कर रही है, पैसे कलेक्ट कर जो भी फीस डोनेशन, जून जुलाई सीजन है, एडमिशन का सीजन है, तो चल रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड ही है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, केसेस चल रहे हैं, केसेस चलते रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे। हाँ, नतीजा पहुंचेगा, मुझे भी मालूम है वकीलों, नतीजा पहुंचेगा, लंबा रहेगा जब तक पैसे आते रहेंगे। ये तो अपनी जगह पे है सारे मामला। आपके वालिद के ऊपर भी इल्जाम लगे थे अपने मस्जिद आलिया को लेकर कि काफी पैसा उन्होंने जो है लाखों करोड़ रुपए गबन किया बोल के, तो इसको आप कैसा देखते हैं? वो इल्ज़ाम आप जो बोल रहे हैं वो तो पहली बात, वो तो बहुत बेबुनियाद इल्ज़ाम है। पहली बात, डायरेक्ट मैनेजमेंट ने, वक्फ बोर्ड ने मस्जिद आलिया को ले लिया है, 20 जून को उन्होंने नोटिस इशू की है, 20 जून 2026 को, और वो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है, उनको प्रूफ करने दें। अच्छा ठीक है, एक बाद में ले लें, पैसे का गबन किया, डायरेक्ट मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड में ले लिया है, तो जहाँ पर पैसे का गबन हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यानी तो चोरी हो रही है, ऐसे काम हो रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड हरकत में आ रही है। मस्जिद आलिया पर इल्ज़ाम लगा के डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिए, तो अनवारुल उलूम पे, मदरसे आयज़ा पे डायरेक्ट मैनेजमेंट में क्यों नहीं ले रहे हैं? वहाँ पर इतना करोड़ों का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, 2013 से केसेस चल रहे हैं ना, तो वक्फ बोर्ड किस चीज़ से डर रही है? इन्हों साबिक़ा वाइस प्रेसिडेंट थे बल्कि डर रही है, निकाल तो दिया उनको, किसकी मिली भगत है वक्फ बोर्ड के साथ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्ट मैनेजमेंट में अनवारुल उलूम को, नवाब शाह आलम खान कॉलेज को लेने में वक्फ बोर्ड क्यों डर रही है? लेने के बाद कोर्ट को जाएंगे, वो कोर्ट में आप लड़िए मुकदमेबाजी, वक्फ बोर्ड के पास कम पैसा पड़ा हुआ है, वकीलों को एंगेज करिए, पैसे दीजिए, वक्फ बोर्ड में लड़िए, कोर्ट में लड़िए आप। अगर आपको डर है किसी का, आप डर से नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है, हिम्मत है तो आपका रिकॉर्ड है पूरा। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था महबूब आलम खान पर 2014 में। मोहम्मद इकबाल साहब IPS जो थे, CCS में 2 FIRs दर्ज करवाए थे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अनमालूम का पैसा और मुमताज़ कॉलेज का पैसा, और बाद में वक्फ बोर्ड के मुलाजिमिन को मिलाकर रिकॉर्ड भी गायब करवा दिया गया था महबूब आलम खान। इतने बड़े उनतुड़ुंची है, बाद में रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और वक्फ बोर्ड के पास है। पता नहीं CEO साहब, चेयरमैन साहब क्यों हरकत में आने से डर रहे हैं? उनको डर है या नहीं तो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स नहीं है? बुनियादी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम पेश करें उनको, बताए भी ले जाकर, मगर फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम दरखास्त देंगे, कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में जो 2014 से रिट पिटिशंस चल रहे हैं, 2017 से रिट पिटिशन चल रहे हैं, उसको भी टेकअप करने के लिए वो लोग उतना बहुत लेजीनेस और लेथार्जिक और बहुत आलसीपना दिखा रहे हैं। वो आलसीपना है या मिली भगत है वो अल्लाह खूब जाने, मगर उनके पास मवाद है, डॉक्यूमेंट्स है, कानूनी मदद भी है, मगर वो काम नहीं कर रहे हैं। सुनने में आया है कि एक्यूज्ड को VIP ट्रीटमेंट जेल में दिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, VIP ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, उन्होंने एक पिटिशन डाला था, उनको स्पेशल क्लास कैटेगरी प्रिजनर क्लासिफाई किया जाए। आंध्र प्रदेश प्रिजन रूल्स, तेलंगाना प्रिजन रूल्स 1970 के अंदर एक रूल नंबर 730 है, जिसके तहत अगर प्रिजनर बहुत अच्छी क्लास का है तो उसको वो दिया जाएगा स्टेटस, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C के तहत दिया जाएगा। अब तक वैसा कि बहुत कम लोगों को दिया गया था, इनको मिल चुका है, वो पिटिशन अलाउ किया गया और मिल चुका है। बदाब्ता आप जैसा कह रहे हैं, मुझे भी सुनने गया है कि उनको डेली उनके प्रिजन में उनके खानदान वाले रोज एक ना एक कोई आ रहे हैं, मिल रहे हैं।
एज पर प्रिजन रूल्स, तेलंगाना प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज रूल्स के तहत हर हफ्ता एक मुलाकात जायज़ है, ओनली वन मुलाकात इज परमिटेड, एक मुलाकात हर हफ्ता देनी चाहिए। मगर यहाँ पर देखिए इतने प्रिविलेज्ड प्रिजनर्स, प्रिविलेज अंडर ट्रायल्स है लोग, रोज एक मुलाकात मिल रही है। चंचलगुड़ा जेल, चरलापल्ली जेल, जो भी जेल हो, हर प्रिजनर हर अंडर ट्रायल को एक मुलाकात फैमिली मेंबर्स, दोस्त अहबाब आके हर हफ्ता एक बार मिल सकते। यहाँ तो रोज एक बार मिल रहे हैं कोई आके, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जाकर डीजी प्रिजन से भी मिला था, मैं रिप्रेजेंटेशन भी दिया था उनको ये बात बताते हुए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं खुद वाजे करूंगा, क्योंकि मुझे डिफेक्टो कंप्लेनेंट रहने के साथ साथ मुझे भी हक है, मैं पिटिशन में दायर किया हूँ कि इनको यहाँ पर ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये लोग कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं, इनको यहाँ से शिफ्ट करो, अलग अलग सेल्स में रखो, बल्कि मैंने रिप्रेजेंटेशन के तहत उनको दिया था। अभी केस का स्टेटस क्या है? लोग बार बार बेल को ट्राई कर रहे हैं मगर कुछ वजह से बेल रुक जा रही है। महबूब आलम खान नहीं, महबूब आलम खान की बेल की सुनवाई तो रिजर्व हो चुकी है, मंडे के दिन ऑर्डर्स के लिए है वो। अक्यूज्ड की तरफ से भी आर्गुमेंट किए गए, मेरी तरफ डिफेक्टो कंप्लेंट की तरफ से भी आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, रिजर्व हो चुका है। दूसरे अक्यूज भी बेल फाइल कर रहे हैं, सुनने में आए हैं। बेल फाइल करने के बाद जैसे भी आ गया, मैं भी उसमें डिफेक्टो कंप्लेंट की तरफ से इम्प्लीट फाइल करूंगा। इम्प्लीट फाइल करने के बाद उस पर भी सुनवाई होगी। मुजाहिद आलम खान, जो भी जितने भी अक्यूज है, बेल डालेंगे। दो सवाल थे, आपने अभी भी कहा, पहले भी कहते आए हैं कि उनके ऊपर पहले भी 4 बार हमले, वो कौन से पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में हुए थे? क्या उनके खिलाफ जब भी केसेस हुए थे क्या? और अब ये भी सुनने में आया है कि रिमांड डायरी के अंदर पुलिस ने ये कहा कि करीब जो है 50-60 से ज्यादा केसेस महबूब आलम के खिलाफ दर्ज है, तो पुलिस क्यों खामोश बैठी रही 60 केसेस में? महबूब आलम खान के खिलाफ और मुजाहिद आलम खान के खिलाफ भी कई सारे केसेस है, जो वालिद साहब डायरेक्ट पार्टी भी है उसमें, और दूसरे कमेटी मेंबर्स की तरफ से भी पार्टी है। सीसीएस में पुलिस कंप्लेंट्स के है, उसके केसेस है, पुलिस स्टेशन से अलग अलग उसमें है, वक्फ ट्राइब्यूनल में है, सिटी सिविल कोर्ट में है, और हाई कोर्ट में भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। और आपका जहाँ तक सवाल है, उस सिलसिले में केसेस की सुनवाई चल रही है। उस सिलसिले में रिमांड केस डायरी में भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कई सारे केसेस डिस्कवर किए हैं, उसके बावजूद भी हादसा हो चुका है। अब उस सिलसिले में भी उनको दूसरे केसेस भी चल रहे हैं। अब वो भी टीम, अलग अलग लीगल टीम्स देख रही है, उसको देख के मैं उसमें भी उनको क्या उस पर सज़ा दी जाएगी, क्या उस पर सुनवाई की क्या स्टेज होगा, उसकी भी कार्रवाई जैसे कानून आगे बढ़ेगी उस पर भी इकदाम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। मेरे 2 सवाल है सर। पहला सवाल, आप इंशाल्लाह अगर आप जैसा बता रहे हैं मंडे के दिन क्या इनको बेल मिलेगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? नहीं, हमारी तरफ से तो हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छी बहस की थी, और मेरिट के बुनियाद पर तो कोई उनको बेल मिलने के खदशात नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट भी हमारा स्ट्रांग था। और अक्यूज नंबर 2 महबूब आलम खान, मर्डर अक्यूज नंबर 2, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनका बाप बेटे का, तो उस सिलसिले में पूरी उम्मीद है मेरी कि उनकी बेल पिटिशन डिसमिस की जाएगी मंडे के दिन। दूसरी बात सर, अब तक आप रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिए हैं, सीएम को भेजे हैं, डीजीपी को भेजे हैं, कमिश्नर को भी शायद आप अप्रोच कर रहे हैं आपके सिक्योरिटी के लिए। अब तो बेल की करीब है, चाहे बेल मिली ना मिली, अगर मिली भी तो आपके जान को भी खतरा, आप इससे पहले भी बता चुके हैं। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की तरफ से ना पुलिस की तरफ से कुछ आपको रिस्पांस नहीं है, तो इस पे आप क्या बताएंगे? नहीं, मैं मिला रिप्रेजेंटेशन तो मैं 3 जून को दिया था, 3 जून को दिया, उसके बाद भी मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। उनका प्रोसीजर है, वो क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज जो होते हैं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इंडिया में जो है, मैं फिर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन के चक्कर कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब से भी मिला हूँ मैं, उन्होंने भी सही अच्छी तरीके से मुझको रिस्पॉन्स दिया है। मगर अब पैरवी कर रहा हूँ मैं कि जल्द से जल्द मेरे सिक्योरिटी का एप्लीकेशन जो भी है, और जो भी दूसरे एप्लीकेशंस मैंने दिए थे कि स्पेशल पीपी और फिर अपग्रेड किया जाए यहाँ का एरिया का सिक्योरिटी, उस पर कार्रवाई हो। उम्मीद है मेरी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब और यहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन नामपल्ली में जो भी है कार्रवाई आगर कर मेरे एप्लीकेशन पर जल्द से जल्द वो लोग एक्शन लेंगे। क्या कानून में कुछ ऐसी कोई रूल है जो आपके मर्डर केस में इन्वॉल्व है, अगर जिनको बेल मिलती है क्या फिर वो वापस जाके अपने चेयर में बैठ सकते हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो जिसके वजह से आप जो केस लड़ रहे हैं? नहीं, बेल कंडीशन रहता हो, अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन बेल मिलती है तो कोर्ट को इख्तियार है। ऑब्जेक्शन आप रखेंगे क्या बोल के? बिल्कुल रखेंगे। खैर वैसी नौबत ना आए, हमें तो उम्मीद है बेल डायरेक्टली डिसमिस ही हो जाए, वैसी उम्मीद ना आए। अगर खुदा ना खास्ता वैसा कुछ सूरत हाल पैदा होती है तो उस दौर पे देखा जाएगा क्या एक्शन लिया जाए, क्या कंडीशन लगाने की मांग की जाए कोर्ट से। आप बार-बार एसआईटी की डिमांड कर रहे हैं कि आप ये ऑफिसर इंक्वायरी पे सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, हम चाह रहे हैं कि एक डेडिकेटेड ऑफिसर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि महबूब आलम खान की पुलिस कस्टडी पिटीशन डिसमिस की गई थी, उसके डिसमिसल के अगेंस्ट रिवीजन डालने का पुलिस को इख्तियार था। पुलिस ने रिवीजन फाइल नहीं की, पुलिस ने कहा कि रिवीजन फाइल कर रहे हैं, मतलब यहाँ लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने रिवीजन फाइल नहीं की, और रिवीजन फाइल नहीं करने से कल के दिन इन्वेस्टिगेशन में खलल पैदा हो सकती है। तो उस खलल को पैदा ना होने के सूरत हाल में हमने दरख्वास्त दी कि उनकी पुलिस कस्टडी डिसमिसल के अगेंस्ट रिवीजन फाइल करें। अगर नहीं हो सक रहा है तो एक स्पेशल डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, ताकि वो डेडिकेटेड तरीके से जो भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं अक्यूज की तरफ से, क्योंकि एक अक्यूज नहीं है यहाँ पर, टोटल 10 अक्यूज है, और 10 में से 8 तो वो सुपारी वाले हैं,
पैसे वाले जो जो काम करे थे, जो उनके सबऑर्डिनेट से, मेन मास्टरमाइंड्स तो दो ही है, A1 और A2। तो उनके लिहाज से जो अक्यूज का दिमाग है, जो शातिरपना है उनका, तो उसके लिए एक बहुत स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहना बहुत ज़रूरी है। सब अभी आपने जो बयान किया कि आज जो 6 मर्डर्स हुए पॉक्सो एक्ट, जी शाहबाद में बहुत बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। तो ऐसी जो है अगर आपके साथ नहीं होना बोल के आप जो है सिक्योरिटी पूछ रहे थे, बिल्कुल। तो हमारे जाने माने पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर ने उन्होंने खुद से अपने से जो है बोला था कि आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या आप उनकी सिक्योरिटी कबूल करेंगे? नहीं, उन्होंने तजवीज़ रखी थी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला था आपकी बात, उनकी तजवीज़ तो आप अपने तरफ से कबूल करेंगे? उन्होंने बोला था बात, उसके बाद हमने जाके DGP साहब से और कमिश्नर साहब से दरख्वास्त दी थी सिक्योरिटी के वास्ते। उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है स्पेशल ब्रांच को रिपोर्ट देनी पड़ती है। नहीं हो रहा तो उनकी क्या सिक्योरिटी आप अपनाएंगे? बिल्कुल, अगर कोई सिटीजन्स की जान की कोई जिम्मेदारी ले रहा है, कोई पॉलिटिकल पावर में है, जिसके पास इख्तिदार है, खैर पहले तो अल्लाह है, उसके बाद अगर कोई जो हुकूमत में है, जिसके पास इख्तिदार है, जिसकी जिम्मेदारी है सिटीजन्स की सिक्योरिटी की देखना, सिटीजन्स की देखभाल करना, जिसकी जिम्मेदारी अगर वो आगे आ रहे हैं, तो मैं क्यों रिफ्यूज़ करूँ उसको, मैं क्यों रिफ्यूज़ करूँगा उसको। और एक बाद वालिद साहब का फ़ोन जो है मर्डर के दिन गुम गया था, नहीं मिला था। 12 दिन से वो नया फ़ोन था जो इस्तेमाल कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पुराना फ़ोन वालिद साहब का मिला था, जिसमें कई सारे बहुत खुलासेमंद रिकॉर्डिंग्स पेश आए। एक बहुत ही अहम और बहुत ही क्या बोलते हैं आपको, बहुत हैरानकन रिकॉर्डिंग जो है, मैं आप तमाम को यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। ये 2022-23 में महबूब आलम खान ने और मुजाहिद आलम खान ने वालिद साहब के ऑफिस पर औरतों को पैसे भेजकर भिजा के मारने लगाए थे। सबको मालूम है, ये बहुत वायरल हुआ था। औरतों को पैसे देकर मारने लगाए थे कि हम आपके पास आके मशवरा लिए थे, आप गलत मशवरा दिए, ऐसा कैसा गलत मशवरा देते, बल्कि मारे थे वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। उसकी पुलिस कंप्लेन एबिट्स में भी दिए थे, फिर एबिट्स में वो लोग भी काउंटर कंप्लेन डाले, तो उसके बाद वो वहाँ रफा दफा हो गया था। उसके बाद घर पे उन्होंने महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान बुला के सेटल कर लो मामला, सेटल कर लो, ये कब तक लड़ते रहते, दोनों का भला रहता बोल के। वालिद साहब जब मुजाहिद आलम खान के घर पे, महबूब आलम खान के घर पे बरकतपुर आ गए थे, फ़ोन रख लेके वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके रखते थे। तो उस रिकॉर्डिंग को मैं आपके सामने प्ले करना चाहता हूँ। महबूब आलम खान की आवाज़ है, वालिद साहब की आवाज़ है, ज़रा आप लोग सुनिएगा। बिल्कुल। एक बट्टेबाजी बंद कर दिए। अब मैं साथ मैं बात सुने, हम मिलेंगे तो तेरे से साफ, नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। और रहा है कि तेरे को घर में मारे, तेरे को कहीं भी मार सकते हम लोग। और आज बोल रहा हूं मैं तेरे को खत्म खा के बोल रहा हूं, अल्लाह 1 घंटा पहले मैं रुक गया, वरना बुरा था, मैं नहीं करना। अल्लाह की कर देना था, ये बात को कर देना था। वक्त में डर अल्लाह का था, मुकद्दर में तो होता था। क्या था? डर अल्लाह का था। और ये मेरे को मालूम है, ताले तेरे को कुछ भी हुआ तो तेरे का पैरी भी करने वाला नहीं है बच्चों। आप है ना, मैं नहीं करता है काम, बटेबाजी करता। अच्छा, अरे बाबा जो करे, क्या मिला उससे आपको? किसको? मेरे को जो मारा खिलाया, क्या मिला? कुछ मिला? खाली सब पूरा हैदराबाद में पूरा टाम टाम वही तो मिला। बोल रहे हैं सब क्या बोल रहे हैं? वही तो मिला ना, सब बोल रहे हैं। यहाँ भी करे करा उस्मान शहीद बोलता, वो सब बात छोड़कर उसे मिला क्या? अरे कुछ भी नहीं मिला, यही मिला जो तेरी गारतगिरी हुई माखेड़े, ये मिला। और क्या मिला? इसके अलावा कहीं को मारे तेरे को, मिठाई खिलाने मारे थे। क्या बात है साला छुट्टियां? अच्छा मैं छोड़, हाई कोर्ट के जजेस, अरे व्हाट ब्लडी फेलो माइट हैव डन टू बी बिडन लाइक दैट? एक का कमेंट बाबा जिससे फोन आया पूछो को, किसको क्या फोन करे, कौन करे आप करे, कौन करे आप? भाई मैं क्या बोलना तो आप, अरे वो सब बात छोड़ते, मैं क्या छोड़ दिया अब करे, लेकिन क्या होने आ रहा है? अच्छा बाबा सुनिए, अब करना क्या है? भाई साफ साफ बात करूँ, आम राबड़ी खैर जाओ, तेरे को मैं साफ साफ बात करूँ, अब ये बटेबाजी होने का नहीं है मेरे साथ। और ये मुमताज वाले सब बर्खास्त हो जाने का हिस्सा। और ये जो है ना मेरी जिंदगी के अंदर, ये इसको तोड़ देता हूँ मैं, किसको लकड़ी का मुझे तो बात करो कब है कि मैं तोड़ देता हूँ। और ये जो है ना, ये आपका वो जो जमीन है उसको भी मैं डेवलप कर देता हूँ, क्योंकि वरना बाद में खा जाता। साफ साफ बात। अभी आप नक्शा डाले थे खाने का, उसके साथ दीवार में उठाया बच्चों तुम मिलके, मैं खाने पर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करा तू, मैं दीवार उठा रहे, मैं मार डालने, फला कर रहे बोल के पूछ करा, जाके देख अभी PS को
ऑलराइट तो कब्जा हुआ है ना तो हैं? मुमताज का एक कब्जा नहीं भाई, अभी 32 गुंठा एक इंच का नहीं, इतना 34 एकड़ से हो 1 इंच का नहीं, है कंपाउंड वॉल तो है वो पूरा उड़ा दिया, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच। बताओ। मैं ये बोल रहा, आपको बोला आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, ये गारंटी के दो। जिस दिन झगड़ा चला मेरे पास 25 लोग आए, आप लिख के दो, हम कर लेते, मना नहीं करता भाई बोला। अरे कोई भी नहीं करता बे, वो अमानुल्लाह के फुटे, वो मुजफ्फर वगैरह मेरी छिनाच के औलादा बैंड, वो क्या करते रे गांडवा, 5 मिनट नहीं लगते। अरे मैं तो उस वक्त जो है ना केयर नहीं करा, उस वक्त ये सब बंदिश खिलाफ थी। आज क्या केयर करता था, जब भी ऊपर वाला था, आज भी ऊपर वाला है, मैं क्या नहीं देखता। अब तो ये हालत है, मैं थोड़े कारपोरेट की सीट नहीं जीत रहे, अब क्या करते हो। तो ये महबूब आलम खान थे। हर चौथा अल्फाज गाली, हर पांचवा अल्फाज गाली। खैर ये तरबियत है, ये परवरिश है उनकी। जैसे आप सुन रहे थे ना, मुमताज़ कॉलेज तोड़ देता हूँ, लकड़ी का पुल तोड़ देता हूँ, जैसा इनकी ज़ाती मिल्कियत है। मुमताज़ कॉलेज 28 एकर्स 30 एकर्स मुमताज़ दारुद्दौला वफ़ करके गए। उनका प्लान था कि डेवलपर्स को देकर, उन बात ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो आए उसमें मीनाक्षी डेवलपर्स को देकर डेवलप करके अपार्टमेंट्स बनाना 30 एकर्स में, और फिर 10 एकड़ में 5 एकड़ का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और दवाखाना। तो ये तरीक़े से डॉक्यूमेंट्स गबन करके, डॉक्यूमेंट्स गायब करके वफ़ की जायदाद को कन्वर्ट करके बता देना। लकड़ी का पुल पे मुमताज़ यारुद्दौला के 85-80 मलगियाँ हैं, वो तोड़ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। वफ़ का फ़ंड जमा कर रहे हैं, हमारी जो कमेटी है जिसके वालिद साहब जो मेंबर थे, जिसकी वजह से थे, हमारे किराएदारों का हम वफ़ किराया लेकर वफ़ का फ़ंड वफ़ बोर्ड में जमा करा रहे हैं। लाखों वफ़ फंड अब तक जमा करते आए। महबूब आलम खान की तरफ से 1 रुपया वफ़ फंड मुमताज़ यारुद्दौला की तरफ से जमा नहीं किए गए। आप बाज़ाब्ता सुन रहे हैं पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो आवाज़ महबूब आलम खान की है, साथ वालिद साहब। लकड़ी के पुल का जिक्र कर रहे हैं, जो डेवलप करने के लिए मैं जिंदा रहे तक जो है इसको डेवलप करूंगा बोल के जो बता रहे हैं, वो लकड़ी के पुल की प्रॉपर्टी की, लकड़ी का पुल की मुमताज़ यारुद्दौला की प्रॉपर्टी, और मुमताज़ कॉलेज मलकपेट की प्रॉपर्टी। मलकपेट पे आप ग्राउंड है मुमताज़ कॉलेज का, वो मेरे ख्याल से 29 एकर्स है। वो इनके बोर्ड पड़े हुए हैं पुराने, नवाब से महबूब आलम खान सेक्रेटरी, नवाब महबूब आलम खान सेक्रेटरी बल्कि वो नेम से एक बोर्ड है वो। तो उनका वो प्लान था, वो पूरी 28 एकर्स को 10-10 एकड़ करके, एक में मीनाक्षी डेवलपर्स के साथ एग्रीमेंट करके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए, और फिर 10 एकड़ में 5 एकड़ पे मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। रेवेन्यू कैसा जनरेट किया जाए, तो वफ़ की प्रॉपर्टी है, वफ़ की इमलाक है वो, ज़ाती प्रॉपर्टी की जैसा बात कर रहे हैं आप, सुन रहे हैं ना। अनवारलम को कैसा कन्वर्ट कर लिया, वफ़ को हटा देके अनवारलम को पूरा वफ़ का 1990-2000 में रिकॉर्ड गायब करके कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट। पूरा हैदराबाद, पूरा तेलंगाना जानता वफ़ है बल्कि, प्राइवेट है, महबूब आलम खान की प्रॉपर्टी है बल्कि, किसी को नहीं मालूम वफ़ है। 20-25 साल के बाद अगर यही अनवारलम का मोडस ऑपरेंडी उन्होंने मुमताज़ के लिए लेते, 20-25 साल के बाद बोलते ये भी उनकी प्रॉपर्टी है बोलते। तो वालिद साहब वही उनके वास्ते कांटा बन के थे, मुमताज़ कॉलेज, मुमताज़ यारुद्दौला, वफ़। अनवारलम भी अब वक्फ बोर्ड में डाल के, वक्फ बोर्ड वाले नहीं कर रहे थे तो कोर्ट में डाल के केसेस लड़े थे। तो बाज़ाब्ता ये रिकॉर्डिंग मैंने पूरा सुनाई है, और एविडेंस के तौर पर ये भी पेश किया जाएगा। खुला थ्रेट भी दे रहे, आपने सुना था कैसी कैसी अल्फाज, तेरे को आज मारे, अभी मारने वाले थे, घर में घुस के मारे, कहीं भी मार सकते तेरे को हम। जो एडवोकेट केस लड़ रहे हैं उनके ताल्लुक से भी उसमें रिकॉर्डिंग की गई है जी, वो भी रिकॉर्डिंग किया गया गंदे गंदे अल्फाजों के साथ। खैर मैं सुनने को भी बहुत गलत है, बुरा है, माफ़ी चाहता हूँ सुनना पड़ रहा आप लोगों को। ये ज़बान है वो, हैदराबाद के कई लोग मालूम, अनवारलम के स्टाफ को मालूम, उनके बारे में, उनके घर के लोगों को मालूम उनकी ज़बान क्या है। हर चौथा पांचवा अल्फाज उनकी गाली रहती, 4 अल्फाज 5 अल्फाज बोलना, फिर एक गाली देना। परवरिश तरबियत है वो, पैसे का गुरूर है, खुशामद पसंद लोग है ये, मर्डर एक्यूज, अब तो कातिल है मुजाहिद आलम खान, महबूब आलम खान। तो इस सिलसिले में अब यही है, बेल तो इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, अल्लाह से उम्मीद है। अगर मिली तो कुछ भी अगर हो तो मैं डालूंगा, रिवीजन डालूंगा, अपील फाइल करूंगा बेल कैंसिल करने के लिए। पूरी उम्मीद है नहीं मिलेगी, और थ्रेट तो है, पैरवी, जैसा आपने सवाल किया, मैं पैरवी कर रहा हूँ सिक्योरिटी देने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट से सहूलत फराहम की जाएगी, फराहम करने के लिए मैंने एप्लीकेशन बहुत पहले दे चुके हैं, वो मिलने के लिए, क्योंकि मैं वालदा और बहन, अब मैं ही अकेला हूँ जो संभाल रहा हूँ जो भी है। तो अगर कुछ मुझे हो जाए, घर का तो है, अल्लाह बड़ा है जो भी है, मगर केस वो लोग देखेंगे कि ये लीड विटनेस, प्राइम विटनेस मैं रहने की वजह से अगर मुझे कुछ हटाया जाए तो केस कमज़ोर पड़ जाएगा। और वो लोग कर सकते हैं, कोई भी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। वालिद साहब को मार दिए उन लोग ऐसी सुबह सुबह, मुकदमेबाजी से जीत नहीं सक रहे थे, इसलिए ऐसी घिनौनी हरकत कर दिए। तो अगर कुछ मुझे करना है तो भी वो, इट विल नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग। तो कुछ एकदम अरे ऐसा कैसा कर दिया बल्कि वो नहीं है, कर सकते वो लोग, वैसी सोच के है, वैसी परवरिश, वैसी फितरत है वो, पैसे से ब्लाइंडेड है ये आलम खां फैमिली बरकतपुरे की, मुजाहिद आलम खां, महबूब आलम खां जो है। इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, जल्द से जल्द इंसाफ होगा और जल्द से जल्द कार्रवाई तकमील होगी। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।